चलिए अब खबरों पर चर्चा करते हैं और बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहराइच में जनसभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ विकास के कार्य जैसे अच्छी सड़क, बिजली, पानी, मकान, आयुष्मान भारत के कार्ड देने का काम सरकार करती है, दूसरी तरफ कोई माफिया जमीन पर कब्जा करता है तो सरकार का बुलडोजर तैयार रहता है। माफिया की अवैध कमाई पर सरकार का बुलडोजर चलता है तो विपक्षियों को पीड़ा होती है। जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है या फिर महाराजा सुहेलदेव की याद में स्मारक का निर्माण होता है या फिर जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होता है, तब भी विपक्षियों को पीड़ा होती है। साथ ही सीएम ने कहा कि 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता को रौंदने का कार्य महाराजा सुहेलदेव ने किया था। भाजपा ने उन्हें सम्मान दिया, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज बनवाया। सपा, बसपा और कांग्रेस समेत किसी पार्टी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। कर सकते हैं, ये विकास की सोच होती है। पिछले वर्ष में आया था और बहराइच में महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी हम लोगों ने कर दिया है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज चले, एक सपना था, एक सपना था, लेकिन अब ये सपना नहीं, मोदी जी ने इसको हकीकत में बदल दिया। बहराइच में महाराज सुहेलदेव के नाम पर 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं को नाके चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। उस महापुरुष को सम्मान नहीं दिया पिछली सरकारों ने। अगर ये सम्मान दिया, हमारी सरकार ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दिया। और भाई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा के युवा नेता नीरज सिंह ने किया। वहीं स्वास्थ्य मेले के जरिए 10,000 मरीजों के इलाज का लक्ष्य भी रखा गया है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर आज राजधानी लखनऊ के डीएवी कॉलेज के मैदान में अटल स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों के विशिष्ट डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया है। अटल स्वास्थ्य मेले में आयुष्मान कार्ड धारक समेत सभी मरीजों का स्वास्थ्य जांच के साथ स्वास्थ्य से जुड़ा परामर्श भी मुफ्त दिया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के युवा नेता नीरज सिंह ने किया। ये अटल स्वास्थ्य मेला हमारी अटल जी को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने हमें अंत्योदय की भावना दी। अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करना है। ये स्वास्थ्य मेला करीबन 10,000 लोगों को लाभान्वित करेगा, जो कई प्रकार की सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। आंखों की मशीन, आंखों के चश्मे, कानों की मशीनें, ट्राई साइकिल, कृत्रिम हाथ पांव और मुफ्त उनको ऑपरेशन तक की व्यवस्था इस पूरे मेले में की जा रही है। शुभारंभ के दौरान सूबे के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और लखनऊ की मेयर संगीता भाटिया भी मौजूद रहीं। नीरज सिंह ने अटल स्वास्थ्य मेले को लेकर कहा कि इसमें 10,000 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं ब्रजेश पाठक ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ब्रजेश जी, आज अटल स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। शुभकामनाएं, वंचितों पीड़ितों की मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। हमने अलग अलग स्वास्थ्य विभागों के डॉक्टर से भी बात की, जिनसे हमने यह जानने की कोशिश की थी कि आखिर स्वास्थ्य परेशानियों का सामना कर रहे लोगों को सुझाव के साथ क्या जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं उनको भी इलाज दिया जाता है। तो सुनिए डॉक्टर्स ने क्या कहा। स्क्रीनिंग हो रही है, हम लोग दवा का वितरण कर रहे हैं आंखों की बीमारियों के लिए। ऑपरेशन तो हम लोग GCI सेंटर की तरफ से है, तो हॉस्पिटल में होगा, लेकिन जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिनका कार्ड बना हुआ है उनका हम लोग फ्री में ऑपरेशन और अन्य सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। कैंप से आएगा उनको हम पूरा डिस्काउंट देंगे और कुछ को जितना हो सके उतना फ्री इलाज करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ से जो जा रहा है, यहाँ से चेकअप से जो बिल्कुल, यहाँ से जो जाएगा उसके ऊपर मोहर लग रही है अटल स्वास्थ्य मेला। अच्छा, इन सबको निःशुल्क रहेगा। अच्छा, ये ऑपरेशन भी कराएंगे तो भी निःशुल्क? नहीं, ऑपरेशन निःशुल्क नहीं होगा, पर डिस्काउंट होगा। अटल स्वास्थ्य मेले में हर तरह के रोगी को इलाज के साथ ही विकलांग बच्चों को व्हील चेयर भी दिया गया, जिसे पाकर उन मासूम बच्चों के माता पिता ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार के प्रति संतुष्टि व्यक्त की।
मेला में आपको किसी तरीके का लाभ मिला है? इलाज निःशुल्क बताया जा रहा है कि यहाँ पे दिया जा रहा है। जी हाँ, मिला तो है, ये व्हील चेयर दी गई है। माता पिता का साफ तौर पे कहना था कि हम संतुष्ट हैं और जो सरकार कर रही है निःशुल्क जो सेवाएं दे रही है स्वास्थ्य से जुड़ी, उसको लेकर हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। कैमरामैन अमन के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज डीह के कांटाबाग में अमृत महोत्सव खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुई और सेवानिवृत्त सेना के जवानों को प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने सीएचसी डीह पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि 50 साल एक परिवार के यहां राज रहा, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट जैसी व्यवस्था नहीं हो पाई। उन्होंने अमेठी संसदीय क्षेत्र के हर सीएचसी और पीएचसी में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी सहित सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र की जनता के लिए यही प्रयास किए हैं कि जनता को प्रशासन तक जाने में अगर कोई चुनौती होती है तो इसके एवज में प्रशासन स्वयं जनता के मध्य में कैंप लगाए। जब कोरोना का लॉकडाउन था तब हमने डिजिटली ये कैंप लगाए थे। तो अब तक पूरे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में प्रशासन से डायरेक्ट संबंध हमने लगभग हर न्याय पंचायत में स्थापित करवा के दिया है। आज उसी श्रृंखला में जनपद रायबरेली में विधानसभा सलोन में डीएम साहब ने मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया कि परसदेपुर में रविवार को, जब वैसे तो प्रशासनिक अधिकारी को छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन वो जनता की मांग को देखते हुए मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए रविवार को यहाँ इसी जगह पे कानपुर के एक इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर में इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली। गुरुवार दोपहर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली। आनंदपुर इलाके में पीयूष जैन के घर में बड़े बड़े कार्टून में नोट भरे मिले। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। खास बात तो ये रही कि पीयूष जैन अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं और उन्होंने बीतों दिनों समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। छापे में जो फोटो सामने आए हैं उनमें दिख रहा है कि अलमारी में कार्टून में भरकर नोट रखे गए हैं। 500 और 2000 के नोटों की गड्डियों के साथ बंडल बनाकर पूरा कैश रखा गया था। इन बंडलों को ऐसे पैक रखा गया था कि इन्हें आराम से कहीं भी कोरियर किया जा सके। बताया यह भी जा रहा है कि आईटी की टीम नोट गिनने की 4 मशीनें लेकर पहुंची थी। शुक्रवार सुबह एसबीआई की कल्याणपुरी ब्रांच से नोट गिनने के लिए 2 मशीनें और बुलाई गई। गुरुवार शाम 6 बजे तक यहां नोटों की गिनती जारी रही। शुक्रवार को भी यही सिलसिला चलता रहा और अनुमान के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है कि लगभग 160 करोड़ रुपए से ऊपर कैश बरामद किया गया है और कैश की गिनती अभी चल रही है। हाईकोर्ट की अपील और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राज्य सरकार पाबंदियां बढ़ा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कल यानी कि क्रिसमस की रात से ये शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है जहां दोबारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना के केस कम होने पर 4 महीने पहले सितंबर में उत्तर प्रदेश से नाइट कर्फ्यू हटाया गया था और फिर कोरोना केस बढ़ते ही दोबारा बंदिशें शुरू हो जाएंगी। तो आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है। 11 बजे रात से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर लोगों को निकलने पर मुश्किल होगी, बंदिशों होगी और कहीं न कहीं पूछताछ भी की जाएगी। तो बिना मास्क के दुकानों पर नहीं, सामान भी नहीं मिलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ रहेगा इस कर्फ्यू के दौरान, और दुकानें बंद रहेगी, सार्वजनिक स्थल पर नहीं जा पाएंगे और यातायात में भी दिक्कतें आ सकती है, इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है। हरिद्वार से शुरू हुई बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा आज रुद्रप्रयाग पहुंची। वहीं रुद्रप्रयाग के प्रवेश द्वार यानी कि खाखरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रुद्रप्रयाग विधायक और यात्रा प्रमुख भरत सिंह चौधरी के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया। खांखरा के बाद यात्रा रंतौली, रुद्रप्रयाग और तिलवाड़ा होते हुए रामलीला मैदान पर पहुंची, जहां जनसभा का आयोजन किया गया था। एक यात्रा में राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व मुख्यमंत्री एवं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल हुए। जो
उत्साह है, जो तरंग है, जो लहर है, जो जनता का आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मेरा दावा है कि पहले 57 सीट जीते थे, इस बार 60 से ज्यादा सीट जीतेंगे। ये मेरा दावा है। ये दावा इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रदेश की जनता ने देखा है, परखा है। जाकर उनका भी स्वागत करें। हमारे फौजी जिलाध्यक्ष बीएसएफ में काम किया इन्होंने, और ये तो फौजियों की पुण्य भूमि है। यहाँ पर इस देश का सर्वश्रेष्ठ योद्धा विपिन रावत। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ग्राम पीरू मदारा से लेकर रामनगर तक बाइक एवं वाहन रैली निकाली है। इस दौरान उन्होंने जनता को कांग्रेस और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से अवगत कराते हुए 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके बाद पैठ पड़ाव स्थित आयोजित जनसभा में आप प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने जनता से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की प्राथमिकता बताई और उत्तराखंड में भी विकास की गंगा बहाने की बात कही। तो वहीं कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने अपने संबोधन में कांग्रेस और भाजपा पर तीखा प्रहार किया। बीजेपी ने तो अपनी शुरू कर दिया है, 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो जनता उनसे तो छोड़ के बैठी हुई है। कांग्रेस बुरी तरह से बैठी हुई है। कांग्रेस का तो मुझे लगता है कि आगामी 26 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून दौरे पर रहेंगे और देहरादून में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कई सार्वजनिक कार्यक्रम भी होना तय है। लेकिन पार्टी नेताओं के साथ बैठक वो करेंगे, उनमें चुनावी लिहाज से विशेष तौर पर चर्चा भी होगी। तो बीजेपी के अध्यक्ष इन बैठकों में उन कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा जो पिछले काफी समय से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। वहीं प्रत्याशियों की टिकट को लेकर भी रूपरेखा तय की जाएगी और आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की हल्द्वानी में होने वाली रैली को लेकर भी जेपी नड्डा चर्चा करेंगे। संगठनात्मक विषयों की चर्चा वार्ता के लिए आने वाले हैं। उसमें हमारे सभी विधानसभाओं के फीडबैक्स वो यहां पर आकर के लेंगे। साथ ही साथ अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ चर्चा वार्ता होगी। पॉलिटिकल जो इस तरह प्रदेश के अंदर जिस तरह के भी विषय हैं उन पर भी चर्चा होगी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगामी चुनाव को लेकर के हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसको हम सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के जिले तक सब काम पे लगे हुए हैं, मतदान केंद्रों में काम कर रहे हैं। हमारे एक एक विधानसभा में उनकी टोलियां बन चुकी हैं, प्रभारी बन चुके हैं। वहां पर जो है कि हमारे विस्तारक के रूप में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इन सब की समीक्षा होने के बाद उसको आगे हम और इम्प्लीमेंट करेंगे। डोईवाला शुगर मिल में नए पेराई सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 1 महीना भी गुजर चुका है क्योंकि किसानों की तरफ से मौजूदा वक्त में गेहूं की बुवाई की जानी है और किसानों को फसल बुवाई और खाद पानी का घर खर्च उठाने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन मिल ने अभी तक किसानों को भुगतान देने की प्रक्रिया शुरू तक नहीं की, जो चिंता का विषय है। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज डोईवाला शुगर मिल अधिशासी निदेशक से मिलकर गन्ना भुगतान की मांग की। साथ ही मिल में गन्ना लेकर आ रहे किसानों के लिए प्रतीक्षालय के साथ साथ शौचालय और कड़ाके की ठंड से अलाव की अतिशीघ्र व्यवस्था करने की भी मांग रखी है। तो मिल में किसानों के लिए प्रतीक्षालय और अलाव की व्यवस्था करने के पहले भी मांग की जा चुकी है, लेकिन मिल प्रशासन की तरफ से अभी तक इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, जिस पर ज्ञापन देने पहुंचे किसानों ने नाराजगी जताई है। 1 माह में गन्ने की आपूर्ति की है, उसके विरुद्ध उनका भुगतान किया जाना चाहिए, जो कि उनकी मांग मुझे भी वाजिब लगती है। लेकिन हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि जो हम चीनी का प्रोडक्शन करते हैं उसको बैंक में प्लज करके उसमें से जो पैसा आता है उसकी एक निश्चित परसेंटेज है जो डिसाइड की हुई है पहले से ही गवर्नमेंट से, वो पैसा हम किसान को देते हैं। लेकिन अभी हमें जो प्रोडक्शन के विरुद्ध जो हमें प्लज करना है उसके लिए हमें गवर्नमेंट गारंटी की जरूरत पड़ती है, बैंक तभी पैसा रिलीज करता है। अभी हमें गवर्नमेंट गारंटी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से हम बैंक से पैसा नहीं उठा पा रहे हैं और किसान का भुगतान करने में। मिल को शुरू हुए हुए करीब 1 महीना हो चुका है। किसान अभी भी मांग कर रहे हैं कि उनकी 1 दिन की भी गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है।
संयुक्त किसान मोर्चा के साथी, डोईवाला के संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथी आज यहाँ पहुंचे हैं, ईडी साहब से मिले हैं और ज्ञापन दिया है सबने कि किसानों की जो पेमेंट है उसको तुरंत किया जाए। हर साल किसान गन्ने की पेमेंट को लेकर वेट करता है, फिर आंदोलन करता है, उसके बाद किसान को पेमेंट की जाती है। तो हमारी मांग है कि जब हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, तो सरकार क्यों नहीं पेमेंट करती है? अभी किसकी शुगर मिल को चले 1 माह से ज्यादा हो चुका है, जबकि शासनादेश में है कि 14 दिन तक पेमेंट नहीं हुआ तो 15 दिन से 7.5% किसानों को ब्याज सहित पैसा मिलेगा। लेकिन हमारा जो मूलधन है वही किसानों को समय पर नहीं मिल पाता। किसान का अभी गेहूं की बुआई चल रही है, उसमें खर्चा आ रहा है, किसान का कटाई है, किसान का अभी गन्ने की बुआई है, और साथ साथ अभी मार्च फाइनल की बात करें तो मार्च फाइनल भी सिर पे है। किसानों ने जो कृषि कार्ड में कर्जा लिया है उस कर्ज को देने का किसान इस लायक नहीं है कि कर्ज भी दे पाए। हरिद्वार के महानगर रुड़की का मान बढ़ाने वाली फौजी की पत्नी अंकिता शर्मा ने मिसेज इंडिया अर्थ 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस उपलब्धि के बाद अंकिता को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अंकिता इस कामयाबी का श्रेय अपने परिजनों को देती हैं और कहती हैं कि आज के युग में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। अंकिता एयर इंडिया में एयर होस्टेज हैं और इसके साथ ही अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया अर्थ 2021 में अंकिता मिसेज बॉडी ब्यूटीफुल का खिताब जीती हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अगर कोई भी महिला आगे बढ़ रही है तो उसकी फैमिली को उसका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो सास ससुर हो, माता पिता हो, भाई बहन हो। मुझे मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड का, मेरी मदर का, तो उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। तो मैं महिलाओं को ये भी संदेश देना चाहूंगी कि पीछे ना हटें किसी भी कार्य को करने से, पहले हार ना मान लें, अपनी उस कार्य को करने का शुरुआत करें, उसे स्टार्ट करें। पहले हार मानने से तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैं महिलाओं को कहूंगी ये चीज कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हमें बाहर से किसी शक्ति को लेने की आवश्यकता नहीं है, बस उसका प्रयोग करना चाहिए। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव के लिए जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। दिल्ली से विधायक अतिशी आज हल्द्वानी पहुंची हैं, जहां उन्होंने मातृ शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अतिशी ने आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में उत्तराखंड की महिलाओं से जुड़ने का आह्वान किया है। साथ ही इस दौरान अतिशी ने कहा है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपने हर वादे पर खरा उतरेगी। अतिशी के मुताबिक उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी रोजगार, बिजली, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, ऑलरेडी 55,000 करोड़ का बजट है उत्तराखंड का, और आप ये जानते हैं कि कितना करप्शन होता है। मुझे तो अभी किसी ने कोई कह रहा था कि करप्शन आप 20% नहीं, यहाँ पे तो 80% करप्शन होता है। 20% तो वो है जो जमीन पर पहुंचता है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने हमें उत्तराखंड में ही कहा। अगर हम 80% भी ना माने, हम 20% ही माने, तो फिर भी 11,000 करोड़ तो हुए। पहली बात, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ईमानदारी से सरकार चला के दिखाई, उसी तरह से उत्तराखंड में हम ईमानदारी से सरकार चला के दिखाएंगे। 11,000 करोड़ जो भ्रष्टाचार में जाता था, उस सब से हम इन स्कीमों का पैसा देंगे। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और जनता टीवी देखते रहें। नमस्कार।